चलिए बच्चों नमस्कार। आज आप सभी को मालूम है कि हम धीरे धीरे करके अध्याय 5 तक पहुंच चुके हैं। अध्याय 5 पाठ का नाम है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो आज मैं सबके सामने आप लोगों के सामने अध्याय 5 एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 5.1 आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और हमको किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए प्रश्नावली 5.1 चालू करते हैं अपन। प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। तो एक चर राशि वाले समीकरण अपन पढ़े हुए हैं पहले भी पूर्व कक्षाओं में, और समीकरण बनाना भी हमने सीखा हुआ है। यहाँ पर जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि हम उसको रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। पहला लिखा है दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। क्रमागत संख्याएं आप जानते होंगे, जैसे 1, 2 लगातार आने वाली संख्याएं, लगातार आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। 1, 2 फिर 2, 3 फिर 4, 5 2 की बात कर रहा है। 2 क्रमागत मतलब हमारे को क्रम से आने वाली 2 संख्याओं के बारे में बताना है। तो हम मान लेते हैं कि माना क्रम से आने वाली 2 क्रमागत संख्याएं, हल में लिखेंगे माना 2 क्रमागत संख्याएं। आपको ऐसे लिखना है, माना 2 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं हमेशा ऐसे ही ली जाती है ना, क्रमागत संख्याएं। आप ध्यान देंगे, माना 2 क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 हैं, ऐसा अपन लिख लेंगे। तब प्रश्नानुसार क्या लिखा है? प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखा है कि उनका योग, प्रश्नानुसार ऐसा लिखा हुआ है कि क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। 11 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप। यहाँ पर आया x धन x प्लस 1 बराबर 11। इस प्रकार से अपन के पास आ जाएगा 2x प्लस 1 11 उत्तर। इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण फॉर्म होगा। इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण फॉर्म होगा। आप चाहो तो यहाँ तक बनाओगे, नहीं तो खाली इतना भी लिख सकते हो। इतना भी लिखोगे तो भी उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक लिखोगे तो भी हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना में भी उत्तर है, या फिर ये यहाँ तक भी आप लिख सकते हो बनाते हुए। ठीक है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर आपके सामने दूसरा प्रश्न लेकर आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न पहले का, टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है। जब भी हमको समीकरण बनाने के लिए दिया जाएगा तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बोल क्या रहा है। टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। हमारे को इसके लिए एक समीकरण बनाना है। इसके लिए एक समीकरण बनाना है। प्रश्न पढ़ लिया अपन ने, टिकेंद्र और तेजराम की आयु दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 30 होना चाहिए, और जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पर अपन इसको 2 बार 3 बार पढ़ें। टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। तो अपन हल लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना तेजराम की आयु। इसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि तेजराम की आयु की दुगनी टिकेंद्र की आयु है। तो मान लिया कि माना तेजराम की आयु, माना तेजराम की आयु x वर्ष है, मान लिया गया। ठीक है, तब टिकेंद्र की आयु कितनी हो जाएगी? तब प्रश्नानुसार टिकेंद्र की आयु, टिकेंद्र की आयु इसमें लिखा है कि टिकेंद्र की जो आयु है वह तेजराम की आयु की दुगनी, तेजराम की आयु की दुगनी, तो 2 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में यह कहता है कि दोनों की आयु का योग, तेजराम की आयु धन टिकेंद्र की आयु, तेजराम की आयु धन टिकेंद्र की आयु बराबर कितना? बराबर 30। इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न उसी का लेके आते हैं। प्रश्नावली का 5.1 का पहले का तीसरा, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है। भुजाओं का योग 40 है, ऐसा लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है और ये उसकी पहली भुजा हो गई, ये उसकी दूसरी भुजा हो गई और ये उसकी तीसरी भुजा हो गई। इसने बोला है दूसरी भुजा की दुगनी, पहली भुजा जो है
वह दूसरी भुजा की दुगनी है और तीसरी भुजा के बराबर है। फिर समझेंगे, पहली भुजा तीसरी भुजा के बराबर है। एक त्रिभुज की एक भुजा तीसरी भुजा के बराबर है, तो तीसरी भुजा के बराबर है, ऐसा लिख रहा है। दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन हल में, माना त्रिभुज की दूसरी भुजा, माना त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई, माना त्रिभुज की दूसरी भुजा की लंबाई x इकाई है, x इकाई है, तब उसकी दूसरी भुजा की लंबाई x इकाई है, तब पहली भुजा कितनी हो जाएगी? तब पहली भुजा की लंबाई, तब पहली भुजा की लंबाई, समझ आ रहा है ना आप लोग को? तब पहली भुजा की लंबाई हो जाएगी 2x इकाई, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसी प्रकार से तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2x इकाई। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया? प्रश्नानुसार क्या बोला गया बताइए, आप लोग थोड़ा सा देख लें। प्रश्नानुसार क्या बोला है बताइए। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर बोला है कि इन सभी भुजाओं का योग 40 है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार पहली भुजा का योग धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा बराबर 40, ऐसा आपको लिखना है और उत्तर कर देना है। बस इतना ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस प्रकार से हमको बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर आपके सामने प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न लेकर। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न वो क्या कह रहा है? प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न कहता है समीकरण हल कीजिए। तो हम दूसरे का तीसरा आपके सामने ला रहे हैं। दूसरे का तीसरा यहाँ पर लिखा है 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1, 17x ऋण 9 ऋण 1। इसे कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे बनाना है। तो अपन यहाँ पर हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले प्रश्न लिखिएगा 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। पहले x वाले को जोड़ लीजिएगा, सजाती पदों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 8 और 4 12x हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 17x और इसमें समान संख्या है, समान चिन्ह वाले हैं, जोड़ के लिखेंगे और ऋण का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से हो गया। अब हम समानता के नियम से इसको बनाना है, हमको पक्षांतर के नियम से नहीं बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12x दोनों पक्षों में घटाने पर, क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में समानता के घटाने के नियम से दोनों पक्षों में 12x घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 12x ऋण 12x, 12 ही x क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो इसलिए 17x ऋण 12x ऋण 10 ऐसा हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास कट जाएगा, ये दोनों हमारे पास कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमारे पास 17 में से 12 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5x ऋण 10। अब हमको पक्षांतर नहीं करना है, हम फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, क्या लिखेंगे? पक्षांतर नहीं करना है। यहाँ पर दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, तो इधर 0 धन 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x ऋण 10 धन 10, धन 10 ऋण 10 कट जाएगा। आपके पास आ गया 5x बराबर 10। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, अब आपको फिर यहाँ पर लिखना है, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 का क्या देने पर? भाग देने पर। यह हम आपको समानता का नियम सिखा रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। 5x बटे 5 बराबर 10 बटे 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 इधर कट जाएगा। हमारे पास आया x बराबर 2। इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा, इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। ओके, अब हम आपके सामने आते हैं दूसरे का ही चौथा प्रश्न लेकर। दूसरे का चौथा प्रश्न यह कहता है समीकरण हल कीजिए। -7 + 3t - 9t = 12t - 5।
इस प्रकार का लिखा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, प्रश्न को लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप सभी लोग प्रश्न को लिखिए और सोचिए कि करना क्या है इसमें, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया था, समान जो पद होते हैं सजातीय पदों को सरल करते हैं। तो 3t माइनस 90 तो माइनस हो जाएगा 60 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12t माइनस 5। इस प्रकार से फिर दोनों पक्षों में 6t, दोनों पक्षों में 6t जोड़ने पर ऐसा अपन को लिखना पड़ेगा। पहले t वाले जो चर राशि वाले हैं उसको एक साइड ले जाते हैं। तो दोनों पक्षों में 6t जोड़ने पर, 6t जोड़ने पर ऐसा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 माइनस 60, जोड़ने पर बोला है तो प्लस 60, यहाँ पर 12t प्लस 60 माइनस 5। तो अब हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये इधर से t गायब हो गया, यहाँ पर आ गया -7, यहाँ पर 12 और 6 हो जाएगा 18t प्लस की जगह -5। अब यहाँ पर -5 दिख रहा है तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, +5 करने पर लिखेंगे। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे। इधर हो जाएगा -7 प्लस 5, इधर कितना हो जाएगा 18t माइनस 5 प्लस 5, -5 प्लस 5 कट जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब तब हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। हाँ ठीक, इतना ही आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। तो हम इसको लिख लेंगे -2, 18t इक्वल टू -2, 18t इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर गुणे में है तो हमारे को खाली t होना चाहिए, t का मान याद करना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 18t बाई 18, समानता के नियम से कर रहे हैं अपन सब चीज, बाई 18। तो 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा t, यहाँ से काट देंगे 2 बन जाए और 2 9 जाए, तो ये आ गया माइनस ऐसा। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, उत्तर। इस प्रकार से हमको बनाना है, ठीक, ओके। चलिए अब हम आपके सामने प्रश्नावली 5.1 का तीसरा का पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं। उसमें लिखा गया है समीकरण के लिए कथन बनाइए। इस प्रकार से हमारे पास कोई समीकरण दिया गया है और उसके लिए हमको कथन बनाना है। x घन 3 बराबर 27। तो हमारा कथन कैसा बनेगा, हल। इसको पढ़ते हुए हमको लिखना है, जो अज्ञात राशि है उसको हम कोई संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। किसी संख्या में, देख लीजिए यहाँ पर इसको कोई संख्या बोला जाए तो ये बन जाएगा किसी संख्या में 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। ऐसा लिख सकते हैं अपन, या ऐसा भी लिख सकते हैं किसी संख्या से 3 अधिक 27 है, किसी संख्या का 3 अधिक करने पर 27 प्राप्त होता है। ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं, किसी संख्या से 3 अधिक करने पर, 3 अधिक, किसी संख्या का 3 अधिक, किसी संख्या का 3 अधिक 27 है। ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी संख्या का 3 अधिक 27 है, ऐसा भी लिख सकते हो। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखा जाए, ठीक है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर आपके लिए इसका दूसरा प्रश्न लेकर आते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है x/2 प्लस x बराबर 18। इसके लिए आपको एक समीकरण का कथन बनाना है। तो कथन कुछ ऐसा बनेगा कि किसी संख्या का आधा और संख्या का योग 18 है। ये संख्या है, संख्या का आधा, दोनों का योग 18 है। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा लिखा हुआ है x/x + 2 बराबर 30। ऐसा लिखा है। ये एक प्रकार की परिमेय संख्या अपन जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है तथा परिमेय संख्या 30 है। ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या 30 है। या फिर इसी को ऐसा भी लिखते हैं किसी संख्या में 2 जोड़ने के बाद उसी संख्या से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। इस प्रकार का कथन अपन लिख सकते हैं, ऐसा होगा।